ठीक है, आज अपन एक जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा ट्राई एंड एक्सेप्ट। ये वाला जो टॉपिक है ट्राई एंड एक्सेप्ट का पाइथन में, ये एक्चुअल में क्या करता है कि पाइथन में अपन जब भी कोड करते हैं तो दो ही उसके आउटपुट आते हैं, या तो वो कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है और अपना काम हो जाता है, या फिर वो एक एरर दे देता है। ठीक है, ये एरर जो होता है वो एरर एक प्रॉब्लम रहता है। अगर अपने कोड में बीच में अगर कभी अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है तो अपना कोड यहीं पे ही स्टॉप हो जाता है और उसके आगे वो कभी रन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक बहुत बड़ा कोड किया है, यहाँ पे फाइल को लोड किया, फाइल को लोड करने के बाद आपने कई सारी प्रोसेस करी, बहुत बड़ा कोड अच्छे से कर लिया। अब हुआ क्या, जब आपने कोड को एक्चुअल में रन किया तो पहली बार तो फाइल मिल गई उसको, फाइल थी तो वो पूरे तरीके से रन होगा। दूसरी बार जब फाइल नहीं मिली उसे, तो फाइल ना मिलने पे ये वाला हो सकता है पहली लाइन एक एरर दे दे आपको, बट इसके एरर देने पे अपन का पूरा कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे इफ एरर होता है, मतलब इफ और एल्स होता है कि अगर ये काम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर अपन एल्स पे जाते हैं। वैसे यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट है। ट्राई एंड एक्सेप्ट किसी कंडीशन की जगह एरर पे काम करता है। ट्राई के आगे जो ब्लॉक लिखते हैं अपन, काइंड ऑफ पूरा इफ एल्स जैसे ही रहता है कि ट्राई के आगे जो ब्लॉक लिखेंगे वो अगर एरर देता है तो अपन एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को रन करेंगे, और अगर उसने एरर नहीं दी तो अपन इसी ब्लॉक को ही पूरे तरीके से रन कर देते हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो पूरा इफ एल्स जैसा रहता है कि ट्राई, और ट्राई के आगे दो कॉलन आ जाते हैं, और उसके आगे जो भी अपन कोड करेंगे ये कोड हो सकता है कि कभी एरर दे। अगर नहीं देता है तो ये रन हो जाएगा, बट अगर एरर देता है तो वो तुरंत एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को रन कर देगा। अब एरर किस टाइप की आ सकती है, एरर पाइथन में किसी भी टाइप की आपको आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर अपन ने 10 डिवाइडेड बाई 0, जैसे अगर अपन यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 0 करते हैं तो ये अपने को एक एरर देता है। और किस टाइप की एरर, कि एक जीरो डिवीजन एरर। ये जो रेड कलर से जो लिखा हुआ आता है ना, ये एरर की टाइप होती है। जैसे आपने देखा होगा की एरर देखा होगा अभी तक के, कि अगर कोई चीज ढूंढते हैं वो नहीं मिलती तो की एरर मिलता है। यहाँ पे अपने को जीरो डिवीजन एरर मिला, और क्यों मिला ये, क्योंकि अपन ने डिवाइड करने का ट्राई किया 0 से। अगर कोई और नंबर से ट्राई करते हैं तो काम करेगा, बट जैसे ही वो नंबर 0 हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देगा। तो अगर इसी को ही अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट पे, तो फिर अपन प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए सिर्फ इतना ही देखते हैं। ट्राई दिस, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट करने पे ट्राई कर रहे हैं कि प्रिंट करना 10 डिवाइड बाई 2 को। तो अभी तो 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आ ही जाएगा। तो अपन ने इसे रन किया तो 5 मिल गया। बट अगर इस नंबर को अपन 0 कर दें तो फिर ये लाइन अपने को एक एरर देने वाली होती। और यहाँ पे एरर आएगी भी, बट वो एरर कौन हैंडल कर लेगा, यहाँ पे ट्राई हैंडल कर लेता है। और ट्राई को जैसी एरर दिखती है वो वहां पे तुरंत चले जाएगा एक्सेप्ट पे, और एक्सेप्ट पे ये वाली लाइन को क्या कर देगा, रन कर देगा। So, अब इसे रन करेंगे तो अब क्या आ रहा है, एक एन एरर आ रहा है। ठीक है, ये वाला है, इसको करके देखो। अक्षत ऑनलाइन।
हो गया। अब यहाँ पे अपन ने एक एक लाइन लिखी थी, अगर एक से ज्यादा लाइन होती है तब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको देखना भी से, अभी अपन ने ये कोड किया, अपन ट्राई कर रहे हैं कि प्रिंट करना है लाइन वन को। तो लाइन वन तो एक सिंपल सा टेक्स्ट है, तो लाइन वन प्रिंट हो जाएगी। एरर जो आएगा वो लाइन, अभी तो लाइन टू भी हो जाएगी, अपन टू पे एरर लाएंगे और फिर थर्ड लाइन। तो अभी तो ये अपना तीनों ही कोड क्या होंगे, प्रॉपरली रन होंगे। बट अगर यहाँ पे एरर आता है तो फिर क्या होता है, क्या यहाँ पे एरर आने के बाद ये वाला कोड रन होगा या नहीं होगा। तो एरर एग्जैक्टली यहाँ पे आकर होगी। तो फिर ये किस तरीके से बिहेव करता है कि वो ट्राई तो करेगा, वो ट्राई करेगा पहली लाइन को, काम हो जाता है, वो उसे आउटपुट में दे देगा। दूसरी वाली लाइन को ट्राई करेगा, तो यहाँ पे एक एरर आकर हुई, और जैसी एरर अकर हुई वो इसके आगे का कोड कभी नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली एक्सेप्ट वाले कोड पे चले जाता है। ठीक है, आगे यू कैन से इफ एरर है, मतलब इफ एरर हो, इफ एल्स की तरह यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट रहता है। हाँ, हाँ तो फिर वो एक्सेप्ट पे जाएगा। एरर नहीं आता तो फिर ये पूरा का पूरा यही कोड रन होगा, एक्सेप्ट वाला कभी रन नहीं होगा। जैसे इफ एल्स होता है कि या तो इफ वाला ब्लॉक रन होता है या फिर एल्स वाला, यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर ये प्रॉपरली रन होगा तो ये पूरा ब्लॉक रन होगा, और नहीं होता है तो फिर ये वाला रन होगा। हाँ, एरर बहुत जगह पे आ सकती है, मेजोरिटी ऑफ टाइम, जैसे जीरो डिवाइड करते टाइम। अभी आगे जाके जब अपन पांडास पे काम करेंगे तो फाइल मिली या नहीं मिली, या फिर की एरर आ जाती है। तो जब भी एरर आती है ना, तो आप वो रेड कलर का एक नेम देखना सबसे आखिरी वाला, वो कौन सा एरर है। तो ये है। जैसे यहाँ पे अपन एक चीज ट्राई करते हैं, इस लाइन को अपन ने क्या लिया, अपन ने एक नंबर लिया इनपुट, और यहाँ पे एक मैसेज भी दिया था कि एंटर अ नंबर ओनली। तो अगर अपन इसे 89 देते हैं, तो ये क्या करेगा, नंबर लेते से इनपुट इंटीजर को टाइप कास्ट करने का ट्राई करेगा, और वो हो जाएगा। बट अगर अपन ने इसको एंटर करते टाइम कुछ एक टेक्स्ट लिख दिया, तो अपने को एक एरर आती है। क्यों, क्योंकि ये एरर इसलिए आई क्योंकि अपन ने हाई डाल दिया, और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, इंटीजर फंक्शन एक इंटीजर एक्सेप्ट कर, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेक्स्ट के फॉर्म में एक इंटीजर हो। तो यहाँ पे एक रेड कलर से क्या आ रही है, वैल्यू एरर। तो ये वाली जो एरर टाइप है ये वैल्यू एरर है। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम अलग अलग बिहेवियर पे अलग अलग एरर दे सकता है। ठीक है, तो अगर वो अलग अलग एरर दे रहा है तो अपन अलग अलग एरर को अलग अलग कैच कर सकते हैं। जैसे अगर कभी वैल्यू एरर आती है तो स्पेसिफिकली वैल्यू एरर के लिए भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, वैल्यू एरर के लिए किस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है अपन ने किया कि ट्राई दिस कोड। अगर अपन ट्राई में इस कोड को ट्राई करेंगे जो अभी ऊपर अपन ने परफॉर्म किया, तो अगर अपन ने नंबर दिया तो ये तो काम करेगा। बट अगर टेक्स्ट दिया तब ये एक एरर देगा। और जैसे अपन टेक्स्ट देंगे, फिर वो एक्सेप्ट में जाएगा और ट्राई करेगा कि क्या वैल्यू एरर थी ये वाली। अगर वैल्यू एरर होती है तो फिर ये प्रिंट कर देगा इसको। जो एरर का टाइप है, जो ऊपर अभी अपन ने एरर देखा ना, इस टाइप की अगर एरर आती है वैल्यू एरर, तो उसको हैंडल करने के लिए ये रहता है। क्या, वहां पे एक ऐसा बताने का तरीका है, ऐसा कीवर्ड है टाइप का भी ऐसा।
वो एरर का टाइप है वहाँ पे, जो अपन यहाँ पे मिलता है ना, अपन उसी को ही एग्जैक्टली वहाँ पे लिखते हैं कि इस टाइप की एरर को हैंडल करना है आपको। वो आइडेंटिफाई करने के लिए हाँ, वो आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे डिफरेंट एरर के टाइप लिखते हैं बेसिकली। तो ठीक है, आया। तो यहाँ पे अपन कुछ नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम रन हो। बट अगर अपन ने कुछ टेक्स्ट लिख दिया तो प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर आएगा, मतलब अपना प्रोग्राम एटलीस्ट ब्रेक तो नहीं हो रहा। अगर अपन कुछ टेक्स्ट डायरेक्टली लिख देते हैं तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अभी अपन ने सिर्फ एक सिंगल टाइप की एरर को हैंडल किया। तो वैल्यू एरर, ये वाला कोड सिर्फ तब रन करेगा जब वैल्यू एरर आएगी। अपन ऐसा अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग एक्सेप्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने कुछ इस तरीके से लिखा है। ये जो ट्राई है, ट्राई यहाँ पे दो लाइन को ट्राई करेगा। सबसे पहला तो नंबर, अभी अपन नंबर में इनपुट ले सकते हैं। नंबर में या तो अपन एक्चुअल में एक नंबर ले रहे होंगे या फिर एक टेक्स्ट ले रहे होंगे। अगर अपन ने नंबर लिया तो ये इंट फंक्शन कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, चाहे अपन 0 दें, चाहे अपन 5 दें, चाहे अपन 2 दें, कुछ भी देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर टेक्स्ट तो फिर ये एक एरर रेज करता है। कौन सी? स्पेसिफिकली एक वैल्यू एरर। तो अगर अपने टेक्स्ट लिखने पे कोई एरर आती है तो अपन इस कोड को एक्सेप्ट में डाल सकते हैं कि एक्सेप्ट वैल्यू एरर, कि अगर इस कोड को रन करने पे वैल्यू एरर अगर हुई तो फिर ये वाला प्रिंट कर देना कि यू एंटर्ड अ टेक्स्ट और प्लीज एंटर अ नंबर। इस टाइप से अपन कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। बट मान लो किसी ने टेक्स्ट एंटर किया ही नहीं, किसी ने नंबर किया और नंबर में 0 था तो 0 वैलिड था, तो ये वाली लाइन तो प्रॉपरली रन हो जाएगी। बट प्रॉब्लम फिर दूसरी लाइन पे आएगी, जब अपन डिवीजन में परफॉर्म कर रहे हैं 0 को। तो जब दूसरी बार जब इसको परफॉर्म किया तब फिर कौन सी एरर अकर होगी? तो फिर जीरो डिवीजन एरर। तो फिर अपना एक्सेप्ट ये वैल्यू एरर के लिए करेगा, बट ये जो दूसरा वाला एक्सेप्ट है ये जीरो डिवीजन एरर को हैंडल करेगा। तो अपन उनके लिए सेपरेट मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन उसे बता सकते हैं कि एक नंबर को ही इनपुट करना था। यहाँ पे उसे बता सकते हैं कि वो जो नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। इसका यूज होता है एरर को हैंडल करने के लिए। हाँ, सिर्फ एरर को हैंडल करने के लिए। कैसा? हाँ, पूरा स्टार्टिंग में बताया कि जैसे इफ एल्स कंडीशन पे काम करता है, ये एरर पे काम करता है। हाँ, एरर हुई तो वर्क करेगा एक्सेप्ट वाला पार्ट, अगर एरर नहीं हुई तो ट्राई पे ही काम करेगा। नहीं, ये वैल्यू एरर मतलब जो एरर है ना उसके टाइप के नेम्स रहते हैं कि कब वैल्यू एरर आएगी कब जीरो। हाँ, हाँ, अगर वैल्यू एरर को कैच करना है तो जरूरी है। यहाँ पे मोस्ट कॉमन एरर एक वैल्यू एरर आ जाता है, जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड, और यही सब टाइप के रहते हैं। हाँ, हाँ, जैसे यहाँ पे कुछ एरर काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
अपन एक्सेप्ट में सिंटेक्स एरर को नहीं ले सकते, क्योंकि सिंटेक्स लिखने की गलती पे हो रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम में चलते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये वाले इस टाइप के कोई एरर काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है सिंटेक्स एरर, तो ये वर्क नहीं करेगा। हाँ, ऐसा भी उसको चेक करने के लिए हाँ, है वो इस होते हैं। यहाँ पे अपन जुपिटर लैब पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे वीएस कोड होता है। वीएस कोड काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हो कि बहुत इंटेलिजेंट है। वो आपके लिखते टाइम एरर को भी बता देता है, आपको एक्सप्लेन भी करता है कि आपने कहाँ एरर करी है। उस पे बस एरर पे होवर करते हैं, वो रेड कलर की लाइन देता है। इवन काइंड ऑफ वीएस कोड को आप एज अ एआई भी समझ सकते हो। उसमें एक इंटेलिजेंस होता है कि आपके लिखते हुए ये भी समझ जाता है कि आप लिखना क्या चाहते हो, तो वो ऑटो फिल भी कर देता है आगे। ये सब जुपिटर लैब में होता नहीं, वो वीएस कोड में होता है। ठीक है, आगे इतना कि अगर अपन यहाँ पे इसे रन करते रहें, कुछ हेलो टेक्स्ट दें, तो वो इस एरर पे जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू एरर आएगी और वैल्यू एरर को वो इससे हैंडल कर लेगा। बट अगर जीरो देंगे, तो जीरो के कारण वैल्यू एरर हिट नहीं होगी, बट क्या हिट होगा, जीरो डिवीजन एरर। तो टाइप ऑफ एरर को भी अपन क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते है। अपन सिर्फ तीन ही दे सकते हैं ना सर? हैं। क्या ये तीन ही दे सकते हैं ना? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि तीन दे सकते, कितने भी दे सकते हैं। हैं। हाँ, और भी होते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कितने टाइप की एरर होती हैं, कौन कौन सी हेल्प कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली यही सारी होती हैं। अब यहाँ पे जो अपना है, जैसे अपन ट्राई कर रहे हैं, तो अपन ने मान लो ट्राई किया एक नंबर, तो नंबर तो बेसिकली नम में चले जाएगा, तो अपना ट्राई वाला काम हो जाएगा, यू एंटर्ड दिस। अगर अपन ने कोई टेक्स्ट दिया, तो टेक्स्ट देने पे क्या आएगा, ये। तो इसकी वर्किंग आपको इस तरीके की दिखेगी कि यहाँ पे ट्राई, एक्सेप्ट और एक एल्स ब्लॉक भी आ गया। अब ये एल्स वाले को इफ एल्स वाले से कंफ्यूज मत होना। इफ एल्स वाला कुछ ऐसा होता है कि या तो ये कोड रन होगा, कंडीशन ट्रू होती है तो, या फिर ये वाला कोड रन होगा। यहाँ पे जो एल्स वाला है, इसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे आप जब कोड कर रहे हो, और अगर कोड ने एरर नहीं दी है, अगर एरर नहीं आएगी तो फिर एल्स वाला ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन होगा। मतलब ट्राई भी रन होगा और एल्स भी रन होगा। बट अगर एरर आती है तो सिर्फ ये वाला रन होगा। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग जो अपन बहुत पहले से समझते आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। बट यहाँ पे आप देखना, जब अपन ने नंबर दिया था, तो नंबर देने पे नंबर वाला कोड तो सक्सेसफुली रन हो गया था, और उसने कोई एरर भी नहीं दी। तो जब एरर नहीं देता है तो फिर एल्स वाला पार्ट भी रन होता है। ऊपर का भी एरर आ गई तो नहीं होगी। एरर आ गई तो एल्स भी रन नहीं होगा। जैसे अपन ने यहाँ पे कुछ हेलो लिखा, हेलो लिखने पे क्या होगा, ये तुरंत एक एरर देगी ये लाइन। और जैसी लाइन एरर दी और अपन एक्सेप्ट पे चले जाएंगे, ये वाली लाइन को रन करेंगे, तो ना ही एल्स रन होगा ना ही ट्राई रन होगा, तो सिर्फ इनवैलिड इनपुट आएगा। बट अगर अपन ने प्रॉपरली नंबर दे दिया, तो इनपुट वाली लाइन भी रन हो जाएगी और एल्स वाली भी रन हो जाएगी। इसलिए अपना ये भी आया कि यू एंटर्ड 66। तो ये एरर चेक कर रहा है, ये क्या अपने डेटा टाइप से चेक कर रहा है? डेटा टाइप, हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि टेक्स्ट जब देते हैं और इनपुट फंक्शन को उसे टाइप कास्ट करने को बोलते हैं, तो एक एरर देता है। जैसे ये चीज ऊपर देखी थी, जैसे सिर्फ इतना सा कोड है एक लाइन का, इसमें नंबर देंगे तो सक्सेसफुली रन हो गया। बट जैसे ही अपन ने कुछ टेक्स्ट दिया, तो इसने एक एरर थ्रो करी। और एरर कौन सी करी थी, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर बेस 10, जो कि एक एच है। तो आपने एच दिया, जो कि नंबर टाइपकास्ट नहीं कर सकता इनपुट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे चार होते हैं बेसिकली। अपन ने शुरुआत में दो देखे, ट्राई और एक्सेप्ट। अभी इस बार जो देखा वो एल्स देखा। अब एक चौथा, एक लास्ट और रहता है यहाँ पे, फाइनली। अब ये फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो ट्राई एक्सेप्ट में कुछ भी हो रहा हो,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लास्ट में तो रन होगा ही। फॉर एग्जाम्पल ट्राई अपन ने किया, मान लो ये ट्राई किया अपन ने, क्या 10/5, तो ट्राई वाला पार्ट तो रन हो गई, बट फाइनली भी रन हो गया, ऑलवेज रन। बट अगर कोई एरर आई तो एरर भी आई बट ऑलवेज रन, फिर भी रन हुआ। तो काइंड ऑफ ये एक ऐसा ब्लॉक है जो रन होता ही है। पर्पस एग्जैक्टली इनका पर्पस अपने को इतना ज़्यादा नहीं आएगा। एज अ डेटा एनालिस्ट आप ये चीज़ सोच सकते हो कि पाइथन बहुत लार्ज है, पाइथन में बहुत सारी चीज़ें। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको हर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हो सकता है कुछ यहाँ के टॉपिक की ज़रूरत पड़े, कुछ यहाँ के, कुछ यहाँ के, कुछ टॉपिक आप कंप्लीटली ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ये उन टॉपिक में से एक है। जैसे एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, एक फाइल मतलब एक ट्राई एंड एक्सेप्ट हो गया। बट अगर कभी आप डेटा एनालिस्ट की जगह डेवलपर के ऑप्शन में जाते हो तो फिर ये सारे ऑप्शन आपको काम आएंगे आगे जाकर। और एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए क्या चीज़ अवेलेबल होती है, क्योंकि इंटरव्यू में नहीं पता कोई क्या पूछ ले। हालांकि एरर हैंडलिंग आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपना काम डिफरेंट चीज़ों पे चलता है, वहाँ पे एरर वगैरह अपन हैंडल नहीं करेंगे, बट जो डेवलपर होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है सब। ठीक है, ये वाला आ गया कि ट्राई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, जितने टाइप के एरर को हैंडल करना होता है एक्सेप्ट। एल्स कि जब ट्राई रन होगा तो एल्स भी उसके साथ रन होगा, और फाइनली फाइनली हमेशा ही रन होगा। इसके ऊपर वाले में हमने लिखा था कि जीरो डिवीजन है हाँ, ये बाकी में दो में तो कुछ लिखा ही नहीं। किसमें? एक्सेप्ट के आगे वैल्यू लिखा है और हाँ, जीरो डिवीजन वैल्यू लिखा है ना, वैसे ही एक्सेप्ट और फाइनल। अच्छा, ये एक्सेप्ट कोई स्पेसिफिक को कैच नहीं कर रहा है। अगर अपन उसको नाम लगा देते हैं कि वैल्यू एरर को कैच करना, तो वो वैल्यू एरर को ही कैच करेगा, वो डिवीजन को हटा देगा, मतलब डिवीजन को वो कैच नहीं करेगा। और सिर्फ खाली लिख देते हैं तो वो सभी टाइप के एरर को कैच कर लेता है, कि मतलब कुछ भी आए हो, चाहे फाइल नॉट फाउंड आए, की एरर आए, कुछ भी आए, वो सबको कैच कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करेंगे, ये पार्ट डेटा एनालिटिक्स के लिए मेन रहता है, ये रहेगा नमपाई। नमपाई का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिक पाइथन। ठीक है, या फिर आप न्यूमेरिकल पाइथन पढ़ सकते हो उसको। ये जो न्यूमेरिकल पाइथन होता है ये बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाइथन के अंदर। अब पाइथन के अंदर अपन पहले भी कैलकुलेशन करते थे, जैसे अगर मेरे को 5 + 8 करना रहा, तो इस टाइप का कैलकुलेशन पाइथन भी सपोर्ट करता है। ठीक है, बट अगर मेरे को +15 ये 3 नंबर को ऐड करना है, तो ये भी पाइथन में बहुत ईजिली हो सकता है। बट अगर मेरे को करोड़ ऑफ नंबर्स को ऐड करना है आपस में, तो फिर ये काम पाइथन कर तो सकता है, बट बहुत ज़्यादा स्लो करता है वो। ठीक है, एक तो हजारों करोड़ों नंबर को स्टोर करना पाइथन में ज़्यादा भारी पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज लेता है, और उन पे कोई भी ऑपरेशन करना रहता है, तो वहाँ पे या तो आपको लूप इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर पाइथन में एक और लाइब्रेरी बनाई, मतलब ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कई सारे फंक्शन मॉड्यूल्स हैं, जो इंटरनली कहीं ना कहीं सी और C++ को इस्तेमाल करते हैं। और सी और C++ बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करती है पाइथन के। तो पाइथन में अगर अपन नमपाई का यूज करके सेम ऑपरेशन करते हैं, इसमें करोड़ ऑफ नंबर्स को अपन सिंपल बस ऐड कर रहे हैं, तो ये काम नॉर्मल पाइथन से कहीं ज़्यादा फास्ट हो सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा फास्ट कि करीबन 100 टाइम फास्टर भी हो सकता है। जहाँ पाइथन उन नंबर्स को 1 घंटे में कैलकुलेट कर रहा होगा या फिर 100 घंटे में, वो नमपाई सिर्फ 1 घंटे में कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली नमपाई का काम होता है यहाँ पे नंबर्स और उनके बीच में कैलकुलेशन से इस्तेमाल करना। ठीक है, तो नमपाई इज अ फंडामेंटल ओपन सोर्स लाइब्रेरी। ओपन सोर्स का मतलब क्या रहता है यहाँ पे?
ओपन सोर्स का सुना है सबने? ओपन सोर्स क्या होते हैं? ओपन सोर्स मतलब होता है कंप्लीटली फ्री। एक ऐसे प्रोग्राम जो कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल है, आप इसे पर्सनली कमर्शियली कैसे भी इस्तेमाल करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसने भी डेवलप किया है उसने इसे ओपन सोर्स रखा है, मतलब आप इसे लेके इस पे चीज़ें बना सकते हो। ये एक साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है, ठीक है। साइंटिफिक कंप्यूटेशन जो होता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, वो सब पाइथन पे किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर लार्ज एंड मल्टी डायमेंशनल एरे एंड मैट्रिक्स। आपने 11th-12th में एरे और मैट्रिक्स पढ़े? मैट्रिक्स पढ़े कि यहाँ पे एक ग्रिड होती है, बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, तो वही सब पे काम करने के लिए हेल्प करता है नमपाई, ठीक है। आपने जो मैथ्स में पढ़ा था उन सबको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना होता है आपको, तो वही चीज़ यहाँ पे की जाती है। पूरे नमपाई में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो है एरे। एरे क्या होते हैं? एरे आपने सुना है कहीं पे, किसी ने भी? एरे आप ये समझ सकते हो कि काइंड ऑफ ये एक पाइथन की लिस्ट की तरह होते हैं, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करता है। बट ये लिस्ट और एरे दोनों सिमिलर नहीं होते, लिस्ट और एरे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले आपको इसका डिफरेंस देखते हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करने के लिए एक लाइब्रेरी है, साइंटिफिक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पाइथन की लिस्ट का, याद है आपको पाइथन की लिस्ट क्या होती है? पाइथन की लिस्ट में आप एक नंबर स्टोर कर सकते हो, और क्या एक टेक्स्ट भी स्टोर किया जा सकता है, एक फ्लोट भी, ठीक है। ये पाइथन अलाउ कर देता है। नमपाई का एरे भी ऐसा ही दिखता है, बट ये अलाउ नहीं करता इसको। इसलिए नमपाई को कहा जाता है कि नमपाई होमोजेनस ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। होमोजेनस मतलब एक जैसे। पाइथन की लिस्ट हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट को स्टोर करती है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप को अलाउ कर देती है। नमपाई की लिस्ट मतलब नमपाई का एरे में अगर कोई नंबर है स्टोर किया आपने, तो बाकी सारे भी नंबर्स ही होने चाहिए, तो ये अलाउ करेगा, ठीक है। पाइथन की लिस्ट स्पेस ज्यादा लेती है, मतलब यहाँ पे हर एक एलिमेंट बहुत बड़ा स्पेस लेगा। उसी जगह नमपाई का एक एलिमेंट स्टोर होने के लिए बहुत कम स्पेस लेता है, क्योंकि पाइथन में ये स्टोर होते टाइम काइंड ऑफ इसका डेटा टाइप और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके स्टोर होता है, एक एक नंबर भी। और नमपाई का एरे जो होता है वो बहुत कम स्पेस लेता है। अगर इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में कंपेयर करो, तो अपनी रैम होती है, रैम में अगर अपन पाइथन में एक लिस्ट स्टोर करते हैं, अब मान लो लिस्ट में स्टोर करते टाइम अपन ने 4 5 8 9 एक टेक्स्ट वगैरह कुछ भी स्टोर किया, तो पाइथन किस तरीके से इस काम को हैंडल करती है? पाइथन क्या करती है, इस लिस्ट को उठाती है और उसमें से एक एलिमेंट को देखती है कि रैम पे कहाँ जगह है, तो उसे यहाँ जगह मिलती है तो 4 को वो यहाँ लगा देती है, और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करती है कि 4 एक इंटीजर है। अब उसने अगला देखा कि आपने कुछ एच वगैरह स्टोर किया है, तो उसने एक एच स्टोर किया और उसके साथ ये स्टोर किया कि एक स्ट्रिंग है। मान लो अभी के लिए इस एग्जांपल में अपन स्ट्रिंग की जगह नंबर ही कर रहे हैं स्टोर, तो यहाँ पे उसने 6 इधर जगह मिली, 7 के लिए यहाँ जगह मिली, 9 के लिए यहाँ जगह मिली, 14 के लिए यहाँ जगह मिली, ठीक है। सबके साथ एडिशनल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और स्टोर होती है। तो अगर पाइथन में आपने इसको इंस्ट्रक्शन दिया पाइथन को कि इन सब नंबर का टोटल निकालना है, तो पाइथन सबसे पहले जाएगा इस नंबर को, देखेगा कि ये इंटीजर है कि नहीं है। इंटीजर होगा तो इसे टोटल में लिखेगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। तो ये एक एक करके क्या कर रहा है, रैम से अलग अलग जगह से लेता है, तो ये इसे क्या कर देता है, स्लो कर देता है। इसी जगह नमपाई कैसे काम करवाता है? नमपाई का एरे अगर स्टोर हो रहा है, तो एरे में नमपाई को बहुत क्लियरली पता है कि जितने भी नंबर्स हैं ये अलग अलग डेटा टाइप के नहीं है। अगर नंबर्स हैं तो सभी के सब इंटीजर्स हैं, तो इसका एक हेडेक तो कम हो गया।
तो जब ये मेमोरी में जाएगा तो मेमोरी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर। दूसरा नंबर ऐसा नहीं कि इसे कहीं जगह मिली तो कर दिया, वो एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक में ही क्या करेगा, 5 को भी रखेगा, 6 को भी रखेगा, 8 को भी, 9 को भी, 13 को, 14 को, 27, जितने भी आप नंबर करोगे सब एक सिंगल ब्लॉक में जाके स्टोर होंगे। इसलिए जब नंपाई पे कोई भी ऑपरेशन किया जाए तो पाइथन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो डायरेक्टली जाता है, इन सारे नंबर्स को देखता है, ऐड करता है और टोटल आपके पास भी आता है। तो इसलिए नंपाई क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ये चीज स्ट्रिंग में भी बराबर है। स्ट्रिंग में ऐड वगैरह अपन नहीं करते। नहीं, मतलब सेव तो कैसे करेंगे? हाँ, सेव ऐसे ही करता है, स्ट्रिंग वगैरह होंगी तो सब एक ही जगह पे ही जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कुछ चीज़ें देखी। एक यहाँ पे एनडी ऑब्जेक्ट जो होगा, एनडी एरे जो ऑब्जेक्ट होगा, इसमें एनडी का भी अपन मतलब देखेंगे। ठीक है, ये एक तो सबसे मेन ऑब्जेक्ट में से एक है, सबसे ज़्यादा फास्ट है, ये फ्लेक्सिबल है, इसके आप जैसे भी काम कराना चाहो ऐसे करा सकते हो, लिस्ट से बहुत ज़्यादा आसान पड़ते हैं ये। होमोजेनस होता है और यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल होता है ये। ठीक है, इसको भी अभी अपन देखते हैं। एफिशिएंट स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज बहुत कम लगता है इन टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए। मेनली इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और क्यों है, क्योंकि नंपाई जो लिखा गया है वो सी और C++ में लिखा गया है। नंपाई ऑपरेशंस आर सिग्निफिकेंटली फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं ये कंपेयर टू पाइथन लिस्ट, मेकिंग इट आइडियल फॉर हैवी कंप्यूटेशन। इसलिए जहाँ भी ज़्यादा नंबर ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, पाइथन की जगह लोग नंपाई को इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स में किसी भी टाइप का जो ऑपरेशन अपन मैथ्स में करते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा, ट्रांसफॉर्मेशन, रैंडम, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप के कैलकुलेशन, वो सब चीज़ यहाँ पे की जा सकती है नंपाई पे। फिक्स साइज एरे होते हैं यहाँ पे, जैसे पाइथन की लिस्ट होती है, लिस्ट में अपन कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ रिमूव कर सकते हैं, बट ये चीज़ नंपाई में नहीं की जाती। नंपाई में जो एरे बना है वो एक ही बार में बनता है और एक ही जगह पे जाके स्टोर होता है। ठीक है, स्टोरेज को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज फॉर्म में रखता है। तो अपन सबसे पहले नंपाई के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं किस तरीके से इस पे काम करता है। अब क्योंकि अपन सारा ऑपरेशन नंपाई पे करने वाले हैं, तो नंपाई के सारे फंक्शन, मॉड्यूल, मेथड सब कुछ अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्सली इसको एनपी के नाम से इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा होता है नंपाई को, वो इसी नाम से ही करता है। तो अपन ने क्या किया, इंपोर्ट नंपाई कर लिया। हाँ, अपन लाइब्रेरी के सारे फंक्शंस, मॉड्यूल सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वहां पे जो कुछ भी बना है ना नंपाई में, वो सब कुछ अपनी रैम पे आ गया। हर सॉफ्टवेयर में हो जाएगा जिसमें भी पाइथन रन होती है। हाँ, VS कोड में करोगे तो VS कोड में होगा, कहीं पे भी करो। हाँ, पाइथन की फाइल, मतलब जो नोटबुक फाइल पे अपन काम कर रहे हैं ना, वही बनानी है बस। क्योंकि अपन नंपाई के कोड कर रहे हैं तो एक अच्छा होगा कि डेडिकेटली नंपाई की अलग ही फाइल बना। अब यहाँ पे इतनी चीज देखना आप, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ब्रैकेट्स नहीं मिलेंगे कि जो नंपाई का एरे बनाए, ब्रैकेट्स अपने पास वही है लिस्ट के। तो अपन ने सेल्स नाम से एक लिस्ट बनाई, अभी जो बनेगी ये एक लिस्ट ही होगी। इसको अपने को टाइपकास्ट करना पड़ेगा एक एरे में, तो फिर नंपाई का एक एरे बनेगा। अब टाइपकास्ट करने के लिए अपन एक एरे नाम के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। इस फंक्शन के अंदर लिस्ट पास कर दी तो टाइपकास्ट होकर एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये एरे फंक्शन अपन ने तो नहीं लिखा, ये नंपाई में लिखा हुआ है पहले से, तो इसका नाम होगा np.array, ये उसका फुल नेम है। और फिर उसने जो भी बना के टाइपकास्ट किया है उसे अपन ने ARR नाम के वेरिएबल में स्टोर कर। इसके बाद अपन ने प्रिंट क्या किया, अपन ने प्रिंट किया सेल्स वाले वेरिएबल को और उसका टाइप क्या है। तो ये वाला तो सेल लिस्ट है तो ये लिस्ट बता देगा। फिर अपन ने प्रिंट किया ARR और उसका टाइप को, ये चेक करने के लिए इनके टाइप क्या है।
वो इतना। यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्लास इंट है और यहाँ पे क्लास क्या है, numpy का nd array। ठीक है, आगे इतना कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका नाम रहता है nd array। इंपोर्ट काम नहीं कर रही है, इंपोर्ट का मैसेज क्या है कि numpy नॉट फाउंड, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, तो वो रॉ पे चला गया, ये इस पे मार्कडाउन पे है। अगर कलर्स नहीं दिख रहे हैं तो कोड पे नहीं है। अगर स्टिल प्रॉब्लम आ रही है तो किसी नए सेल पे करके देख लो, हालांकि यूजुअली ऐसा लिस्ट तो नहीं आता। आगे इतना सबका। अब अपन एक चीज देखिए कि numpy होमोजेनस ऑब्जेक्ट को ही स्टोर करता है, मतलब एक जैसे ही ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर किया जा सकता है। तो अगर अपन ने फोर्सफुली एक लिस्ट बनाई 3 4 5 और एक हेलो की, और इसको एरे में कन्वर्ट करने का ट्राई किया, तो क्या ये हो सकती है या नहीं? एक्चुअल में numpy फिर भी ट्राई करता है कि इसको स्टोर कर दे, बट वो इसको स्टोर फिर कैसे करता है, इसको ध्यान से देखते हो। इसने हेलो तो बनाया, बट इसने 5 4 और 3 तीनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि नंबर स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, हेलो नंबर के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकता। तो जो भी डेटा टाइप बचता है वो उसको उसमें स्टोर कर सकता है। अब जैसे नीचे वाला है कि 3 4 5 और 9.87 को स्टोर किया, तो इसमें क्या आ सकता है? क्या सब कुछ फ्लोट में आएगा या सब कुछ इंटीजर में आएगा? अपन 5 को फ्लोट में स्टोर करा सकते हैं, बट 9.87 को फ्लोट में, हाँ, इसको फ्लोट में करा सकते हैं। बट अगर 9 को इंटीजर में ट्राई किया तो वो 87 को हटा देगा। तो numpy सोचता है कि डेटा लॉस ना हो, इसलिए सभी को फ्लोट करना ज़्यादा सही है। तो उसने 3 4 5 और सबको फ्लोट कर दिया। यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे दिखता नहीं है अभी, तो बस 3 डॉट लिखा है, मतलब वो 3.0 है। चलो ये तो बात क्या दिखा ऊपर लिखा है। ये यू करके कुछ भी एक नंबर दिख सकता है, वो सब स्ट्रिंग के फॉर्म रहते हैं। हाँ, यहाँ पे नंबर कुछ भी मिल सकता है आपको, U5 मिल सकता है, U20 U19। ये है कैसे कोड है क्या? हाँ, काइंड ऑफ ये कोड है, यूनिकोड टाइप। बता रहा है ये तरह से मैंने हाँ, इसको डिफरेंट है। अगर आपको यू करके कुछ दिखे तो मतलब वो टेक्स्ट फॉर्म है। आगे इतना। अब अपन यहाँ पे स्पीड को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या इनकी दोनों की स्पीड में कोई डिफरेंस आता है नहीं आता। अपन ने टाइम मॉड्यूल को इस्तेमाल किया है कि अपन कोई का एग्जीक्यूशन टाइम मेजर कर सकते हैं। टाइम मॉड्यूल अच्छा काम करता है, बट यहाँ पे परसेंट टाइम इट जो होता है वो उससे भी अच्छा काम करता है। ये क्या करता है, इस कोड को मल्टीपल टाइम रन करेगा और एक एक्यूरेट टाइम निकालता है कि ऑन एन एवरेज कितनी टाइम ये रन होता है। इसको करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस यहाँ पे परसेंट टाइम इट लिख दो शुरुआत में, और फिर जो भी कोड करोगे उस कोड का टाइम मेजर करेगा ये यहाँ पे इसको मैजिक कमांड कहते हैं, और ये सिर्फ जुपिटर पे ही मिलेगी, बेस पाइथन में यहाँ पे नहीं है ये। तो अपन ने क्या किया बेसिकली, कितने नंबर्स हैं, 10 लाख तक के नंबर को करते हैं। ये 1000, 10,000, ठीक है। ठीक है, ये 1 करोड़ है, 1 करोड़ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब ये 10 लाख होगा, ठीक है। ठीक है, 10। तो अगर अपन इधर एक अपन ने बेस पाइथन का कोड किया है कि टोटल नाम का एक वेरिएबल बना दिया 0, रेंज जनरेट करी 1 से लेकर 10 लाख तक की, और इसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर एक नंबर को एक दूसरे से ऐड करते जाओ।
तो ये 1 से 1 लाख तक के 10 लाख तक के नंबर्स को आपस में ऐड करें, और अपन इसका टाइम मेजर करेंगे कि कितना टाइम लगता है। जैसे इसको रन किया तो इसको 139 मिली सेकेंड लगे। ये वाली वैल्यू क्या कहती है, ये अपन एक जगह पढ़ी थी स्टेटिस्टिक्स में, ±11.6 मिली सेकेंड। हाँ, पूरा नाम क्या है उसका? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है कि स्नूप ने क्या किया, इसको मल्टीपल टाइम रन किया, हर बार रन करने पे उसको एवरेज मिला है 139 मिली सेकेंड का, और ये लगभग 11 मिली सेकेंड आगे और पीछे गया है। मतलब हर बार प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम टाइम पे मेजर नहीं करता। तो ये ठीक है, 139 इसने निकाला। बट यही चीज अगर अपन इसमें करते हैं एरे में, तो एरे को करने के लिए अपन ये किया, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे इस 1। तो ये भी 10 लाख नंबर्स हैं, एग्जैक्ट सेम नंबर। यहाँ पे कुछ मेथड अपन ने यूज करी, बट उनको अपन आगे जाके देखेंगे। तो इसको अगर रन करते हैं तो ये लगभग कितने टाइम पे कर देती है इसको? इसने इसे 6 मिली सेकेंड में कर दिया, और ये मिली सेकेंड से भी कम वाला एक है। हाँ, एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, बट तो आप इसके और इसके बीच में डिफरेंस देख सकते हो, कहाँ ये 140 मिली सेकेंड तक के जा रहा था, और यहाँ पे 6.79 मिली सेकेंड पे इसने खत्म कर दिया। तो अगर अपन इसको डिवाइड भी करते हैं तो अपना जो निकला है 6.79 डिवाइडेड बाय 139, तो लगभग इसने 4% टाइम लिया इसका। हालांकि कभी कभी ये चेंज होता रहता है, ये करीबन 1 से लेकर 10 इसमें आपको चेंज तो मिलता रहेगा, कभी कभी 1% पे भी कर देता है क्या। हाँ, तो आपने सिर्फ डॉट लगा के एरे लिखा है और उसके आगे पेरेंथेसिस नहीं लगा। एट्रीब्यूट वो उसी के लिए कॉल करता है। बताओ एक सेकंड कोड, बस डन ही कर देते। फिर आपका कोड सही है, बस यहाँ पे कर्नल कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, शट डाउन करके। क्या वो कोड पूरा सही था, बस वो कर्नल वगैरह हैंग कर रहा था। सच एक से लेकर 10 लाख तक तो कैरेट करेगा। हाँ कितने सेकंड? तो सेम अपने पेट्रोल वाला क्वेश्चन आपने किया था। तो हमने क्या नॉर्मल शूटर बिल का तब तक की लेकिन बॉडी एंट्री डालती है हाँ रैंडमली, मतलब वो इंटीजर डेटा पे देती है उसके अकॉर्डिंग डालती है। तो वो मतलब दिखाई नहीं रहता वो शायद वो प्रोसेस ही हो रहा था उस समय। मतलब प्रोसेस ही होगा। हाँ तो इसमें हो जाएगा जल्दी यार। हाँ, इसमें हो जाएगा। इसमें हाँ, इसमें बहुत कम टाइम लेगा वो फैक्टोरियल को फाइंड करने में। ठीक है, इतना आया किस तरीके से अपन चीज़ों को कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। एरर क्या आ रहा है, वहाँ पे लिखा क्या है? थोड़ा सा जूम करना उसको, लास्ट वाली लाइन। एनपी इज नॉट डिफाइंड मतलब आपने नंपाई को इंपोर्ट नहीं किया है, ये वाला कोड रन नहीं हुआ आपका। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी।
ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, इसका कोड वगैरह अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डायमेंशन पे, कि यहाँ पे डायमेंशन क्या होते हैं। ये डायमेंशन, इससे आप समझ सकते हो, आपने कभी 2D और 3D मूवी देखी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है? हाँ वो तो चश्मा तो लगाते ही है। 3D थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखता है। यस सर। अगर इसको प्लॉट करें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि 2D सिर्फ एक सिंगल इमेज दिखती है, मतलब एक प्लेन इमेज है सिंगल, जैसे अपनी खुद की लैपटॉप की स्क्रीन। दो एक्सेस पर रहता है 2D एक्सेस, But- XYZ 3D काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखता है कि स्क्रीन के बाहर भी एक स्क्रीन आ रही है, फिर उसके बाहर भी कुछ एक चीज दिख रही है, उसके बाहर भी कुछ एक तो जब इन पे हर एक लेयर पे अलग अलग इमेज दिखती है तो अपने को काइंड ऑफ ऐसा इफेक्ट दिखता है कि चीजें स्क्रीन के बाहर काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3D इफेक्ट कहते हैं अपन इसको। ये जो 2D और 3D होता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंगल डॉट है, मतलब एक स्पेस, पूरे स्पेस में एक खाली जगह ही है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ये जीरो डायमेंशन कहलाता है। बट अगर यही डॉट एक कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखे हों, जैसे अपने पूरी स्क्रीन के पिक्सल की एक पूरी लाइन ले लो, तो ये फिर वन डायमेंशन कहलाता है, कि मतलब ये जो डॉट है यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर यही डॉट्स अगर मल्टीपल कलेक्शन पे आए तो फिर काइंड ऑफ अपनी एक स्क्रीन बन जाती है पीसी की, मतलब अपनी स्क्रीन भी ऐसे ही रहती है, बस मल्टीपल स्ट्रेट लाइन में पिक्सल्स अरेंज रहते हैं, तो फिर ये टू डायमेंशन कहलाते हैं। और ऐसी फिर मल्टीपल शीट जब बनती हैं तो फिर ये 3D कहलाते हैं। तो एक रिलेशनशिप दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिंगल डॉट के कलेक्शन 1D बनाते हैं, 1D के मल्टीपल कलेक्शन फिर 2D बनाते हैं, और 2D के मल्टीपल कलेक्शन फिर 3D बनाते हैं, और फिर 4D भी काइंड ऑफ कुछ ऐसे ही हो सकता है कि मल्टीपल कलेक्शन ऑफ 3D फिर 4D, फिर 5D मल्टीपल कलेक्शन ऑफ 4D के 5D, और फिर ये अगर nth डायमेंशन तक के आप चले जाओ तो फिर वो बन जाता है nth डायमेंशन। तो अपन यहाँ पे नमपाई में nth डायमेंशन तक के जा सकते हैं। बस अब यहाँ पे पिक्सल्स वगैरह की जगह नंबर्स होते हैं। सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक में 5 लिखा है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, सिर्फ एक नंबर 5 है। बट अगर अपन एक लिस्ट बना दी, इसमें 5 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 10 कुछ भी लिखा है, तो एक सिंगल लिस्ट है, तो ये 1D एरे कहलाता है। बट अगर ऐसी ही लिस्ट मल्टीपल है, 3 है, इसमें बस एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऊपर वाली लिस्ट में 5 एलिमेंट है तो नीचे वाली में भी 5 होंगे और इसमें भी 5, तो इनको कलेक्टिवली अगर रख दें तो अपन ये 2 डायमेंशन कहलाती है। काइंड ऑफ जैसे एक्सेल में एक सिंगल कॉलम, एक्सेल की एक पूरी शीट, और एक्सेल की जो फाइल होती है उसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, तो मल्टीपल शीट्स का जो डेटा होगा कि एक शीट के बाद एक शीट रखी हुई है, तो वो 3D कहलाती है। हालांकि अपना काम जो पड़ता है नमपाई पे वो इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 2D तक के अपन काम करेंगे, 2D से ज़्यादा नहीं करेंगे। 3D पे अपन जा सकते हैं, बट अगर मशीन लर्निंग करोगे तो बहुत सारे डायमेंशन तक के जा सकते हैं। ठीक है, बट अपन यहाँ पे 2D तक के ही काम करेंगे मेनली, बट बना के जरूर देख लेंगे 3D तक का। तो ये फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि 1D 2D 3D और 4D ये सब कैसे बना। पाइथन में लिस्ट सिर्फ यहाँ तक के लिमिटेड होती है कि 1 डायमेंशन तक की लिस्ट बन सकती है, बट यहाँ पे अपन बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अभी के लिए बस इतने ही देखते हैं और फिर यहाँ पे क्लास एंड करते हैं।